हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी हिंदी माध्यम का जो हमारा एक पोर्शन जो अकाउंटेंसी में छूटा था उसे पूरा करेंगे। हमारा जो पोर्शन है उसका नाम है पार्टनरशिप डीड, जिसे हिंदी में साझेदारी संलेख कहते हैं। हमने इसकी परिभाषा, इसका उद्देश्य ये देख चुके हैं। अब हम साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें, विषय सामग्री की बात करेंगे। इसको अध्ययन की दृष्टि से हमने 2 भागों में बांट रखा है। और सामान्य बातें, तो सामान्य बातें में हमें 4 बातें देखनी, जैसे आ रहा है इसमें फर्म का नाम वो पता। फर्म अपना नाम रखने में स्वतंत्र है, किंतु किसी अन्य विद्यमान फर्म से मिलता जुलता नाम नहीं होना चाहिए, अथवा ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे केंद्र या राज्य सरकार से संबंध होने की भ्रांति हो। मतलब हम अपनी फर्म का नाम रखते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि अन्य फर्म से मिलता जुलता कोई नाम न रखे, या ऐसा भी नाम न रखे जिससे लोगों को केंद्र सरकार या राज्य सरकार से हमारी कंपनी का, हमारी फर्म का संबंध होने की भ्रांति हो। तो इस प्रकार से इस बात का ध्यान रखना है। पॉइंट नंबर 2 की बात करेंगे, व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र। साझेदार प्रलेख में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, उल्लेख होना जरूरी है कि फर्म किस वस्तु का व्यापार करेगी तथा उसके व्यापार का क्षेत्र क्या होगा। क्योंकि व्यापार किस वस्तु का व्यापार करेगी, व्यापार भी अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे निर्माणी होता है, रचनात्मक होता है। ठीक उसी प्रकार से व्यापार का क्षेत्र भी अलग अलग होता है कि आपके व्यापार का क्षेत्र क्या है, लोकल है, प्रोविंशियल है, इंटरनेशनल है या नेशनल है, क्या है। तो आपको इस बात का भी इस पार्टनरशिप डीड में, साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट देखे। 2 पॉइंट हम पॉइंट नंबर 6 और 7 से कंप्लीट करेंगे। तो पॉइंट नंबर 6 में बतलाया गया है, इसे हम देखेंगे। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है साझेदारी का विघटन। साझेदारी प्रलेख में यह भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि किन किन दशाओं में फर्म का विघटन किया जा सकेगा। कभी कभी ऐसी कुछ दशाएं होती है जब फर्म को अनिवार्य रूप से बंद करना होता है, तो हमारी इस पार्टनरशिप डीड में हमें इस बात का भी उल्लेख कर देना चाहिए कि कौन सी दशा में हम अपनी फर्म का समापन करेंगे। पॉइंट नंबर 7 की अगर बात करें तो नियमों का उल्लंघन। साझेदारी ठहराव में शर्तों, साझेदारी ठहराव की शर्तों में यदि कोई साझेदार उल्लंघन करे तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाएगी, इस बात का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख कर देना चाहिए तथा ताकि नियमों का उल्लंघन करने पर हम उस साझेदारी के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। पंच निर्णय संबंधी प्रावधान। साझेदारी में पारस्परिक मतभेद होने की दशा में उसका निपटारा हम कोर्ट में नहीं जाएंगे बल्कि पंच निर्णय के द्वारा किया जा सकता है। इस बात का भी समावेश साझेदारी प्रलेख में किया जा सकता है। तो ये हमने क्या देखा, साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें देखी है। और प्रमुख बातों में क्या देखा है, सामान्य बातें। सामान्य बातें में पहला पॉइंट क्या था, फर्म का नाम और पता, व्यापार की प्रकृति एवं क्षेत्र। और फिर हमने देखा पॉइंट नंबर 6, साझेदारी का विघटन, नियमों का उल्लंघन और पंच निर्णय संबंधी प्रावधान। ये हमारे साझेदारी संलेख में इस बात का उल्लेख करना होगा। अब हिसाब किताब संबंधी 4 बात देखेंगे। तो साझेदार द्वारा फर्म से ऋण। साझेदारी प्रलेख में इस बात के बारे में भी स्पष्ट वर्णन होना चाहिए कि साझेदार फर्म से कितना और किस प्रकार ऋण ले सकेंगे। अगर किसी साझेदार को फर्म से पैसा लेना है तो कितना ले सकता है और किस प्रकार से वो फर्म से पैसा निकाल सकता है, और ऋण पर ब्याज की दर क्या होगी और ऋण के भुगतान की शर्तें क्या होगी, और बाहरी व्यक्ति से किन किन शर्तों पर ऋण ले सकते हैं, इस बात का भी उल्लेख इसमें होना चाहिए। तो साझेदार द्वारा फर्म से ऋण लेना, तो किसी साझेदार को पैसे की आवश्यकता हुई तो वो फर्म से किस प्रकार से ऋण लेगा और किस प्रकार से उसका भुगतान करेगा, इस बात का उल्लेख साझेदारी संलेख में होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 की बात करें तो साझेदार द्वारा फर्म को ऋण देना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी फर्म को पैसे की आवश्यकता पड़ जाती है, तो कोई साझेदार भी फर्म को ऋण देता है। तो आवश्यकता पड़ने पर फर्म को यदि कोई साझेदार ऋण देते हैं तो उन्हें किस दर से ब्याज दिया जाएगा। फर्म को पैसे की जरूरत पड़ी, किसी साझेदार ने पैसा उधार दिया है तो उसे आप किस प्रकार से ब्याज समेत वापस करोगे, इस बात का भी उल्लेख साझेदारी प्रलेख में होना चाहिए। साझेदार द्वारा ऋण। अगर कोई साझेदार अपने फर्म में से पैसा निकालना चाहता है तो कैसे निकालेगा, उसके बारे में कहा। साझेदारी प्रलेख में यह भी लिखा जाना चाहिए कि निजी कार्यों के लिए साझेदार कितनी अवधि के लिए और किस सीमा तक रुपया निकाल सकेंगे और उन पर किस प्रकार से ब्याज लिया जाएगा। अगर कोई साझेदार पैसा निकालता है, आहरण करता है, तो कितना निकाल सकते हो और उस पर ब्याज की दर क्या होगी। पॉइंट नंबर 13 की बात करते हैं, साझेदारों का पारिश्रमिक लाभ के अलावा यदि कोई साझेदार वेतन, कमीशन, बोनस आदि के रूप में कोई पारिश्रमिक देने की व्यवस्था हो तो इस बात का उल्लेख साझेदारी प्रलेख में किया जाना चाहिए। देखो, किसी भी साझेदार को वेतन, कमीशन, बोनस और पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर हमने अपने पार्टनरशिप डीड में अगर लिख दिया है तो उसे पारिश्रमिक देना होगा, अन्यथा उसे पारिश्रमिक पाने का अधिकार नहीं होगा। तो ये हमारा 10, 11, 12, 13 पॉइंट हो गए हैं। ये हिसाब किताब संबंधी बातें के हमारे 4 पॉइंट आ गए हैं। एक और हम देख सकते हैं, वैसे 4 ही करना है। हिसाब किताब का अंकेक्षण। ये जो हम
हिसाब किताब करेंगे उसके ऑडिट जो किस किस प्रकार से करेंगे, फर्म के हिसाब किताब का अंकेक्षण और किस प्रकार किया जाए, इस बात का भी उल्लेख हमें साझेदारी प्रलेख में करना चाहिए, क्योंकि अंकेक्षण 2 प्रकार का होता है, आंतरिक भी होता है बाहरी। तो हम आंतरिक लोगों से, अंदर के ही कर्मचारियों से ऑडिट कराएंगे या बाहरी किसी चार्टेड अकाउंटेंट से कराएंगे, इस बात का भी इसमें उल्लेख होना चाहिए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हमारा पॉइंट आ रहा है 2.8 का साझेदारी संलेख की अनुपस्थिति में लागू होने वाले नियम। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इनके भी 4 बिंदु आपको अच्छे से देखना है। व्यवसाय का संचालन, प्रत्येक साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकता है। कर्तव्य को पूरा करना, प्रत्येक साझेदार का कर्तव्य है कि वो अपने व्यापार के संचालन में अपने कर्तव्य को मेहनत से श्रमपूर्वक पूरा करे। और हम देखें हिसाब किताब का निरीक्षण, फर्म की हिसाब किताब की पुस्तकों में का निरीक्षण करने तथा उसकी फोटोकॉपी लेने का सभी साझेदार को अधिकार होगा। पारिश्रमिक, किसी भी साझेदार को व्यवसाय में भाग लेने के लिए कोई पारिश्रमिक लेने का अधिकार नहीं होगा। वेतन वगैरह किसी को भी नहीं दिया जाएगा, और अगर देना है तो फिर इसका उल्लेख अभी अपन ने पढ़ा कहाँ पे करना होगा, पार्टनरशिप डीड में। लाभ हानि का विभाजन, फर्म के लाभ और हानि का विभाजन साझेदारों में समान अनुपात में होगा। ये पॉइंट नंबर हमारा 6 है, फर्म के लाभ हानि का विभाजन समान अनुपात में ही किया जाएगा। अगर अनुपात अलग रखना है तो इस बात का उल्लेख भी हमें कहाँ करना होगा, पार्टनरशिप डीड में। पॉइंट नंबर 7 की बात करें, यदि साझेदार पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार है तो ऐसे ब्याज केवल लाभों में से ही दिए जाएंगे। लाभ होगा तो ही ब्याज दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। अतिरिक्त पूंजी पर ऋण पर ब्याज की दर, यदि कोई साझेदार अपने भाग की निर्धारित पूंजी से अधिक रकम फर्म में मिलाता है, तो जैसे ABC 3 साझेदार थे, सभी ने 25-25 हज़ार रुपये फर्म को दिया, लेकिन जो C है फर्म को आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पैसा देता है, तो इस अतिरिक्त रकम पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज पाने का अधिकारी भी होगा। तो ये साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम है, जो कि परीक्षा में बहुत बार पूछे जाते हैं। आपको इसके बारे में भी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हम एक अंतर की बात करते हैं। यहाँ पर बतलाया रखा है स्थिर पूंजी तथा परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। इसके 4 बिंदुओं को आपको देखना, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। हमारा प्रश्न बन रहा है इसमें स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। इसका पहला पॉइंट आ रहा है चालू खाता, कि स्थिर पूंजी की दशा में चालू खाता बनाया जाता है, और लेकिन परिवर्तनशील पूंजी की दशा में चालू खाता नहीं बनाया जाता है, केवल इसमें एक ही खाता बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शेष परिवर्तन, पूंजी खाते का शेष सामान्यतः प्रतिवर्ष स्थायी रहता है, क्योंकि पूंजी कैसी स्थिर है, इसलिए स्थिर रहता है। पूंजी बदलेगी, लेकिन कब बदलेगी, जब हम अतिरिक्त पूंजी लगाएंगे या निकालेंगे तो बदल सकती है, अन्यथा पूंजी का शेष हमेशा स्थायी रहता है। इसमें प्रतिवर्ष पूंजी का शेष बदलता रहता है, क्योंकि हमारी पूंजी कैसी है, परिवर्तनशील है। लेखन की मध्य, इसमें केवल प्रारंभिक पूंजी, अतिरिक्त रूप से लाई गई पूंजी, स्थायी रूप से निकाली गई पूंजी का ही लेखा किया जाता है। और इसमें प्रारंभिक पूंजी, अतिरिक्त पूंजी के अलावा साझेदार को दिए गए वेतन, पूंजी पर ब्याज, कमीशन, बोनस, आहरण, पूंजी पर ब्याज है ना, आदि का भी लेखा इसमें किया जाता है। तो आप चाहो तो पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 को यहाँ से ले सकते हैं, आपको 4 करना है। और खातों की संख्या देखें तो पॉइंट नंबर 4 क्या है, खातों की संख्या। तो हमारे स्थिर पूंजी की दशा में इसमें सभी व्यवहारों के लिए एक पूंजी खाता और एक चालू खाता, मतलब 2 खाते बनाए जाते हैं। और ये जो हमारा परिवर्तनशील पूंजी की दशा में हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें सभी व्यवहारों के लिए केवल पूंजी खाते ही बनाए जाते हैं। 5वां पॉइंट आ रहा है पूंजी खाते की प्रकृति। इसमें पूंजी खाता सदैव स्थिर रहती है। इसमें पूंजी खाते में पूंजी सदैव क्या रहती है, स्थिर रहती है। बदलती है, लेकिन किसी विशेष दशाओं में ही बदलती है, अन्यथा वो सदैव स्थिर रहती है। इसमें पूंजी परिवर्तित होती रहती है। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है।